Yes, I am talking about the example 2l plus 3 is equal to 7, right? So see here, 2 into l, that is 2 into 10, 2 into 5 we get 10. 10 plus 3 we get 13. 13 is equal to 7. Is it equal? No. So it is not solution. We have to write here no. सेम इन एक्सरसाइज 11.5 वी हैव टू फाइंड विच इज द इक्वेशन. अगर इक्वेशन है तो उसमें कौन सा वेरिएबल है. सपोज आई हैव टेकन बी, t minus 7 is greater than 5. So it is not equation as there is equals, it is not equal sign. If we take the example I, 7 is equal to 11 multiplied by 5 minus 12 multiplied by 4. So it is equation, but it is numerical equation. Okay, and if we take j example, 7 is equal to 11 multiplied by 2 plus p. Yes, it is equation because p is the variable and equal sign is there. ठीक है. अब क्वेश्चन 2 में क्या करना है, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया इसे. हमें वेरिएबल की कीमत रख के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती है क्या देखनी है. अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो वी हैव टू राइट यस. थर्ड एग्जाम्पल में सपोज आई एम टेकिंग r माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो हर बार हम क्या करेंगे, r की वैल्यू वहां पुट करेंगे. यू हैव टू टेक ऑल द वैल्यूज. अगर इक्वेशन सॉल्व होता है मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आती है, फिर भी हमें चारों वैल्यू पुट करके वो सॉल्व करना है. इन फोर्थ a एंड b यू हैव टू a b c d वी हैव टू डू एज इक्वल. देन इन फिफ्थ एग्जाम्पल देर आर सिंपल रिडल्स आर गिवन. तो ये रिडल्स को जो मैंने हु आई एम मतलब मैं कौन हूँ जो हमें अज्यूम करना है, वो कौन सा भी आप वेरिएबल लो और उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन तैयार करो और वो सॉल्व करो. ठीक है, वेरी क्विक एंड इजी रिडल इज देयर. सो इट इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर अलजेब्रा. सो लेट्स स्टार्ट रेशियो एंड प्रपोर्शन. So in ratio and proportion we just start our exercise. In 11.2 here the story sums are given in 4 examples. First 4 examples are story sum, and here we have to find out first the given data and then we have to find the ratio. When you find the ratio, let's simplify it. If it is simplified, अगर वो रेशियो लिखने के बाद वो सिंप्लीफाई होता है तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करो, अगर नहीं होता है तो राइट एज इट इज. सपोज आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड. Out of 30 in a class 6 like football, 12 like cricket and remaining like tennis. देखो 6 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 12 बच्चों को क्रिकेट पसंद है. अब कितने बचे देखो, 30 माइनस 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 कितने हो गए 18. 30 में से 18 गए तो कितने बचे 12. तो 12 बच्चों को क्या पसंद है, टेनिस पसंद है. अब सारे हमें मिल गए तो डाटा वो अच्छे से लिखना है कि टोटल स्टूडेंट. नेक्स्ट लाइन पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट 12, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस 12. अब रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस. ओके, सो फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है 6 और टेनिस 12, 6 अपॉन 12. तो 6 और 12 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो करो, अगर नहीं कर सकते तो राइट एज इट इज. ठीक है, इस तरह के 4 एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है. इन फिफ्थ एग्जाम्पल फर्स्ट रेशियो इज गिवन. ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं. उसके बाद हमें बाकी 1 2 3 है ना, तो उसमें कभी डिनोमिनेटर दिया है कभी न्यूमरेटर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम किससे मल्टीप्लाई करके वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें करना है. देन नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में रेशियो दिया है. ओके, सो ऑल क्वांटिटीज आर इन सेम यूनिट. हाँ, पहले यही देखना है रेशियो कैलकुलेट करते हो कि सारे जो गिवन 2 क्वांटिटीज है वो एक ही यूनिट में है क्या. अगर नहीं है तो हमें वो कन्वर्ट करने हैं, या तो स्मॉलर से बिगर करो या बिगर से स्मॉलर करो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. फिर हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, इन 8 9 10 एग्जाम्पल आर इक्वल टू, बिल्कुल हमें वो फर्स्ट टू फोर्थ जैसे सॉल्व किया है इसी तरीके से हमें ये सॉल्व करने हैं. ठीक है, देन सेम ईयर 11 to 15 16 examples you have given the data and then we have to find the ratio. Suppose I have taken the 12th example. Cost of dozen pen is 180. अब डजन पेन की कीमत 180 है ना, तो डजन मीन्स कितना होता है 12.
तो 12 पेन की कीमत 180 है, तो एक पेन की कितनी, ये कैलकुलेट करो। फिर बॉल पेन की 8 बॉल पेन की कीमत 56 है, तो 1 बॉल पेन की कितनी, ये कैलकुलेट करो और फिर उनका रेशो कैलकुलेट करो। ठीक है, ये हो गया रेशो का। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोपोर्शन। In proportion it is very easy. If the two ratios are equal, we say that they are in proportion. चार क्वांटिटीज दी रहती है, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। अगर ये रेशो इक्वल है तो ही ये चारों क्वांटिटीज क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है, अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट एंड लास्ट कॉल एक्सट्रीम टर्म्स एंड सेकंड एंड थर्ड कॉल द मिडल टर्म। Let's see exercise 12.2. In exercise 12.2, we have to find out, determine if there are the following are in proportion. तो सेम करना है. Suppose I will take the B example. 33 upon 121 is equal to 9 upon 96. तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करो. अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद दोनों सेम आते हैं तो yes they are in proportion. सेम सेकंड क्वेश्चन, अगर प्रोपोर्शन में है तो ट्रू लिखो, नहीं है तो फॉल्स लिखना है। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑल्सो सेम। फोर्थ एग्जाम्पल में, थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल में पहले आप लोग ये देखो कि दोनों क्वांटिटीज है ना, दोनों क्वांटिटीज दी हुई सेम यूनिट में है क्या, अगर नहीं है तो इनको सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करो और उसके बाद उनके रेशो कैलकुलेट करो। ठीक है, okay, last topic of this chapter is unitary method. So what is unitary method? We have to calculate first the cost of one object and then we calculate the multi. Suppose in exercise 12.3 I will take the fourth example. The cost of 5 kg wheat is 91.50. 5 किलो गेहूं की कीमत 91.50 है। अब 5 किलो की पता है, 1 किलो की हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यस। द कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat इज इक्वल टू 91.5 डिवाइडेड बाय 5। अब उसके बाद देखो एक क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg wheat, क्या करेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेस्ड इन रुपीज 183। सो 183 को हम जो 1 किलो की जो कीमत आती है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेंगे, केजी ऑफ द व्हीट। ओके, सो इस तरीके से ये रेशो और प्रोपोर्शन चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज करना है। देन वी विल मूव आवर लास्ट एंड वेरी इजी टॉपिक, दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले यू जस्ट चेक आपके पास 2 पेंसिल है क्या। एक तो आप कंपास में फिक्स करोगे है ना, अच्छे से शार्प करके एकदम टाइट कर लेना, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो फिर वो मत स्टार्ट करना कि अभी पेंसिल शार्प करूंगा फिर कंपास में इंसर्ट करूंगा फिर उसको टाइट करूंगा। एग्जाम से पहले ही ये सब प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। स्केल, कंपास, इरेजर, शार्पनर, प्रोटेक्टर और 2 सेट स्क्वायर, ये सब लेके आपको एग्जाम में बैठना है। नेक्स्ट थिंग, आपको हर एक चीज का यूज पता होना चाहिए। Then we will move toward our exercise 14.1. So you have to practice all this construction. सर्कल ड्रॉ करते वक्त अच्छे से सर्कल ड्रॉ कीजिए, कंपास हिलना नहीं चाहिए और जो पेंसिल है वो भी टाइट होनी चाहिए, है ना, टाइटली फिक्स करो, इंसर्ट करो उसमें। और सर्कल ड्रॉ करते वक्त ऐसे जोर जोर से आधा इधर आधा उधर वो मैच ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंटर जब आप लोगे तो जो कॉपी की लाइन है उसमें ही सेंटर आना चाहिए। बार बार मैं वही कहती हूँ आपको, आप जो भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करोगे उसको अच्छे से नेम दोगे, ज्वाइन करोगे, उसका मेजरमेंट भी लिखोगे, ठीक है ना। देन जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसका सेंटर, रेडियस सब वो लिखना है आपको। देन मुझे लगता है 14.1 सारा सर्कल पे ही है। एक्सटर्नल पॉइंट, देन इंटरनल पॉइंट ऑन द सर्कल, फिर 2 सर्कल्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एक्सरसाइज 14.2। सो 14.2 इज ऑन द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जब भी आप ड्रॉ करोगे कॉपी की जो लाइन है उस पे ही ड्रॉ करना, अच्छे से मेजरमेंट लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का क्वेश्चन अच्छे से रीड करना कि वो पॉइंट लाइन सेगमेंट के है या लाइन सेगमेंट के बाहर है ये, ठीक है। और मोस्टली ये आपको 2 तरीके